एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ आर के बहेती सर स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। बहेती सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। बहेती सर, ये Q3 का परफॉर्मेंस वो स्क्रीन पे आएगा, थोड़ा सा सबड्यूड सा नजर आता है, थोड़ा ठंडा। और उसके पीछे दो शायद बड़े रीजंस। एक तो एपीआई सेल्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कमजोर देखने को मिली और डोमेस्टिक सेल्स कम है। पहले इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता हूं। एपीआई हालांकि कुल रेवेन्यूज का 16% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, 10% साल दर साल गिरा। ये एपीआई में क्या बहेती सर स्लो डाउन नजर आ रहा है, या लार्जली ये सिर्फ ज्यादा सरदर्द प्राइसिंग हेडविंड्स का झेलना पड़ रहा है? मामला क्या है एपीआई में, क्यों डिग्रोथ है? जी आशीष, आपका बहुत धन्यवाद आपके प्रेस्टीजियस चैनल पे अलिम्पिक फार्मा को प्रेजेंट करने के लिए। और ये शो तो काफ़ी पॉपुलर है आपका। तो आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। एपीआई में एपीआई में आप देखेंगे 4-5 साल हमको 15% की सीएजीआर कंटिन्यूस मिली, बहुत कंसिस्टेंटली। और हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया, एपीआई की कैपेसिटीज भी बढ़ाई। इस साल में शुरू से ही फर्स्ट क्वार्टर से ही एपीआई थोड़ा कमजोर है फॉर 2 रीजंस। वन इज थोड़ी प्राइस इरोजन्स है, प्राइस पे प्रेशर है। और जब भी यूएस में या दूसरे मार्केट्स में जब फॉर्मुलेशन की प्राइसेस, जेनरिक्स की प्राइसेस गिरती हैं, तो भी वो लोग प्रेशर डालते हैं। एंड सेकंड इज की अगेन बिकॉज ऑफ सम कॉम्पिटिटिव रीजंस वी हैव लॉस्ट सम कपल ऑफ की कस्टमर्स, उसके कारण हमारा वॉल्यूम भी गिरा है। तो एपीआई में हमको डबल वहमी हुई है, कुछ प्राइसेस इरोजन हुए, कुछ वैल्यू लॉस, वॉल्यूम लॉस भी हुआ है। की मुझे लगता है कस्टमर्स ये का जाना बहेती सर क्या मतलब? प्राइसिंग इरोजन तो मेरे ख्याल से चाइना भी सरदर्द कर रहा होगा सबके लिए। जी, तो ये की क्योंकि कस्टमर्स का जाना, हम तो शायद एपीआई हो, एक्स ऑफ यूएस हो, हम मीना रीजन वगैरह में एक्सपैंड करना, ज्यादा गहरी पकड़ कई सारे और नए बाजारों में उसकी तैयारी कर रहे थे। ये क्लाइंट कैसे निकल आए बाहर? वो तो हम कर ही रहे हैं और वो एफर्ट्स हैं और वो नए क्लाइंट्स मिले भी हैं। पर जो एग्जिस्टिंग में जो की क्लाइंट्स थे, उनमें से कपल ऑफ ऑर्डर्स वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस लार्जली। पर हमें लगता है कि हमने अपने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम में भी थोड़ी हमने और उस पर फोकस किया है। और हमें लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब नॉट इन मार्च क्वार्टर बट इन जून 25 ऑनवर्ड्स क्वार्टर, हम एपीआई में वापस ग्रोथ करेंगे। हमारा आज के हिसाब से हमारा खुद का एस्टिमेट है कि इन 25-26 वी शुड बी डूइंग मोर देन 10 to 12% ग्रोथ इन एपीआई बिजनेस ऑन रेवेन्यू। नहीं तो एक आपने कहा कुछ क्लाइंट्स, कुछ कस्टमर्स छूटे प्राइसिंग की वजह से, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन था, एक लिमिट के नीचे आप लोग नहीं जाना चाहते थे या नहीं जा सकते थे, तो ग्राहक किसी और के पास चला गया, ये रीजन था? इस तरह का प्राइसिंग एनवायरनमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। और उनको हम कोशिश करेंगे कि हम वापस लेके आए बिकॉज ऑफ अवर एफडीए कॉम्प्लायंस लेवल्स। हमारे सब प्लांट्स ईआईआर है, इंक्लूडिंग ऑल द 3 एपीआई प्लांट्स। और जो हमारी कंसिस्टेंसी है, जो गुड सप्लायर, वो हमारे क्लाइंट्स को बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है थोड़ा प्राइस एडजस्टमेंट करके हम, और हमने कुछ प्राइस रिडक्शन पे भी काम किया है एपीआई पे। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हमको दूसरा तो जो एक्सपांशन का चल रहा है वो चल ही रहा है, बिजनेस ग्रोथ का, और वो क्लाइंट्स भी हमको शायद वापस मिलेंगे। तो दिस इज अवर ओके। एक्सपेक्टेशन ऑन एन ओवरऑल बेसिस। आई थिंक एपीआई विल कंटिन्यू टू ग्रो 10-15% ईयर आफ्टर ईयर फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ओके। फार्मा में क्या होता है साहब कि आप एवरी टाइम यू कैन डू ए क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस, क्योंकि यूएस में भी कभी कोई क्वार्टर में आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे इस बार कभी ठीक है। तो वो एक साथ आपको 15-20% की ग्रोथ दिख जाती है, बट या डी ग्रोथ भी दिख जाती है कभी ने। लेकिन ऑन एन ईयरली बेसिस, ऑन एन ओवरऑल बेसिस, आई थिंक ये तीनों बिजनेस हमारे इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस। तो हम तीनों, मतलब एक यूएस हो गया, एक ये एपीआई हो गया, एक इंडिया डोमेस्टिक हो गया। इंडिया डोमेस्टिक, दूसरा समय कम है मेरे पास, चौथा है मेरे को सब कुछ हाँ। जेनरिक्स। आप इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए, 37, एक तिहाई से ज्यादा रेवेन्यूज इंडिया से। इस बार वहां पे भी बिलो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ। इंडिया ब्रांडेड बिजनेस केवल 3% साल दर साल का जंप। ये धीमा क्यों पड़ा? ये धीमा पड़ा या बेस का असर ज्यादा है? क्योंकि सब वो एजिथ्रोमाइसिन की चर्चा करते रहते हैं, वो कोविड टाइम से अब उसका बेस गड़बड़ा गया है। अगर वही रीजन है तो नॉर्मलाइज किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं अब यहां से डोमेस्टिक की? जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ लिया है। हमें
I must appreciate your knowledge or depth of knowledge about the industry. तो हमारा अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे जो हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह में दिया हुआ है कि हमारा स्पेशलिटी 6 to 8% अलग अलग स्पेशलिटी सेगमेंट्स में ग्रोथ हुई है, एक्यूट में हमारे 2% डी ग्रोथ है और उसके कारण ये ओवरऑल लो सिंगल डिजिट में ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। लेकिन हमारी जो ब्राइटर साइड है जो जिसको बोलते हैं कि जो हमारा एक हाईलाइट रहा है वो हमारा एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस रहा है जो कि हाँ लास्ट 2 साल से साल दर साल 25% बढ़ रहा है। So that has given us a very good head start, and that will continue to do well. Of course, अब base बड़ा हो गया है, but that will continue to do well in coming years also. तो ये इंडिया बिजनेस अभी नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है with all these corrections having done and assuming that 24-25 will be the base year for even acute. तो Going forward हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट 10% प्लस हम ग्रोथ करेंगे अनलेस कोई मार्केट कुछ और कारण से अनफॉर्सीन अलग बात हो गई, मतलब बेसिकली एपीआई हुआ, डोमेस्टिक इंडिया बिजनेस हुआ, थोड़े से ट्राइंग टाइम्स आप गुजर रहे हो, इवेंचुअली सब कुछ पटरी पे वापस लौटेगा। यूएस तो बढ़िया कर रहा है। Absolutely. यूएस में Q3 में 10% की साल दर साल ग्रोथ आई। अब उसमें पता है यूएस अच्छा करा, पर भैती सर जब मैं पिछले कुछ समय के बार इकट्ठा कर रहा था, दिखाइए स्क्रीन पे यूएस के रेवेन्यूज, तो आप अपना टर्फ तो डिफेंड कर रहे हो यूएस में, पर वो ग्रोथ मिसिंग है, मतलब वो एक दायरे में फंसा हुआ यूएस का एनिमिक सी नजर आती है। क्या कारण, और ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर यूएस में फिर लॉन्च पाइपलाइन कैसी, वो Q4 के लिए किस तरह की, FY26 के किस तरह की, कैसे इसमें ग्रोथ, कैसे इसमें मोमेंटम लौटेगा सर? जी बिल्कुल तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है, लेकिन अगर उसके नीचे अब थोड़ा सा उसको और उसको डेप्थ में जाए तो यूएस में लास्ट ईयर मतलब पूरे 9 महीने में हमने करीब 30% की वॉल्यूम ग्रोथ करी है। हाँ दिखाइए। yes. प्राइस इरोजन्स है वो यूएस में इतना हम सभी जेनरिक कंपनियों को देखिए यूएस में जो जेनरिक कंपनी है दो तरह की है, एक जिनके पास कोई ना कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट है रेवलीमेड टाइप के, और एक है जो प्योर जेनरिक है। आज की डेट में एलेम्बिक थोड़ा पीछे भी था यूएस मार्केट में अपने पीयर से, तो हम तो डिपेंडेंट है जेनरिक पे, और उनमें प्राइसिंग की सबको थोड़ा तकलीफ हुआ है। लेकिन हमारा करीब करीब हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स में हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है क्योंकि हमने वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी की है। इस साल में ऑलमोस्ट 30% हमने ग्रोथ की है इन वॉल्यूम, whereas our pricing growth is 8-10% only, revenue growth is 8-10% only. So that's one. इस साल हम करीब by the end of the year हमारे 20 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द न्यू इंजेक्टेबल, जो अभी हमारी रिलेटिवली न्यू फैसिलिटी है, नई फैसिलिटी है, वहां से इंजेक्टेबल्स भी। ऑप्थल हमारा अच्छा कर रहा है, ऑप्थल में हमारी वी हैव अ गुड पिकअप। सो नेक्स्ट ईयर अगेन यूएस जेनरिक्स एंड आरओडब्ल्यू मार्केट्स दोनों, यूएस जेनरिक 15% प्लस का हमारा ग्रोथ का टारगेट है, और मैं गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ। और यूएस सॉरी एक्स ऑफ यूएस आरओडब्ल्यू जेनरिक मार्केट भी 10% से बढ़ना चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखते हैं तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी बिटवीन 10 to 15%। ग्रेट। ये आखिरी सोचा था जाते जाते पार्टिंग में पूछूंगा, आपने पहले ही बता दिया 10 से 15% की। मैंने भी एक इशू है, बता दिए तो नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, एक इशू है मुझे, मैं यूएस की नए लॉन्चेस की बात इसीलिए कर रहा था, R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एलिम्बिक फार्म जब सब ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपन कम करे चले जा रहे हैं, एज अ परसेंटेज इवन एब्सोल्यूट टर्म्स में आपकी स्पेंडिंग रिड्यूस हो रही है, कोई मोजो ठंडा तो नहीं पड़ गया अपना? नहीं, उसमें देखिए आपको यू हैव टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। अप टू 3 years back, 2 years back, 3 years back, we were spending almost 13-14% of our revenue on R&D। देखिए कंपनी का एक साइकिल होता है R&D प्रोडक्ट्स अपनी ग्रिड को जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेंथन करने का। एक स्टेज आती है जब आपको लगता है कि आपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो सारे आपने अचीव कर लिए, जो आपके टारगेट्स थे वो आपने अचीव कर लिए हैं। तो आज की डेट में ऐसा है कि हमने हमारे जो ओएसडीज हैं जिसपे मैक्सिमम ओएसडीज ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन, उस पे मैक्सिमम प्राइस इरोजन है।
वहां पे हमने R&D इन्वेस्टमेंट भी कम किया है, कॉन्शियसली कम किया है, क्योंकि आप R&D करके और इतना एफर्ट्स करके आप फाइल करते हो, लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तब तक वो वायबिलिटी उसकी एक तो क्वेश्चन मार्क हो बेसिकली ये जाती है। कॉन्शियस कॉल है, जरूरत नहीं थी इसीलिए ऐसा दिख रहा है। या और अच्छा, हमारे मेरे हमारा पास जो अच्छा समय भाई सर पूछना तो एक बहुत ही कुछ था सेकंड में आपसे। इसको पूरा कर दूं R&D को ही। हाँ। और हमारा जो ये रिसोर्सेस हैं R&D के, वो जा रहे हैं अब ऑफ्थल में और इंजेक्टेबल्स में। उनमें उनका टाइम लगेगा। आई थिंक एक इसमें गैप होता है, 1-1.5 साल बाद जब इनके ट्रायल्स वगैरह चालू होंगे, क्लिनिकल वगैरह, तो वापस R&D के खर्चे बढ़ेंगे। तो इस साल में हम लोग करीब 500 के आसपास अच्छा। करोड़ करेंगे, अगले साल 550 करोड़ करेंगे, और उसके बाद गॉड विलिंग, भगवान की कृपा से ये वापस बढ़ेगा। ओके ओके, जाते जाते एक आखिरी सवाल, हालांकि बहुत सारे थे, अब डायरेक्टर साहब ने पिछली आपके 2 जवाब में 5 बार मेरे कान में कह दिया खत्म करो खत्म करो। एक वो ट्रम्प साहब और ट्रम्प साहब के साथ टैरिफ का सरदर्द, अब पता नहीं कितना लगाएंगे, क्या हिसाब किताब करेंगे, गणित कैसे बैठेगा, बड़ा धक धक हो रहा है आप लोगों को क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल है जी, ये अनसर्टेनिटी है, और ये केवल हमारे लिए नहीं है, हम तो छोटे प्लेयर हैं। इवन बड़ी कंपनियों के भी के लिए ये सरदर्द है, और मार्केट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट सभी इसके प्रति थोड़ा अनसर्टेनिटी है। लेकिन आज की डेट में इस पे कमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, आई नो, जब तक। इसीलिए इसीलिए मैंने सिर्फ धक धक तक ही बोला, कमेंट हमें पता ही नहीं हिसाब किताब क्या बैठने वाला है। बिल्कुल। ठीक है भाई सर, ट्राइंग टाइम से जब आ गया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फिर आएंगे अपन समझेंगे गणित उसके पीछे वो टैरिफ जब लगाते हैं अगर तो। भाई सर थैंक यू सो मच ना जुड़ने के लिए। लगाए, लेकिन यस बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल ना लगाए तो अच्छा। ब्रेक के उस